अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं वर्क को। तो देखिए वर्क क्या है। फिज़िक्स के अंदर जो डेली वर्क है, जो नॉर्मल वर्क है, उस वर्क की कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर वो कैसे? वो ऐसे कि ये मार्कर मैं हाथ में उठा के खड़ा हुआ हूँ तो आप कहें कि सर आप वर्क कर रहे हैं, तो फिजिक्स इस वर्क को मानने को तैयार ही नहीं है। फिजिक्स कह रही है ये कोई वर्क आपने नहीं किया। या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो काफ़ी सारा वज़न उठा के अपने सर के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो कहता है मैं तो काम कर रहा हूँ, तो फिजिक्स कह रही है नहीं भाई आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, मैं इस वर्क को नहीं मान रही। ठीक, तो उस वर्क की जो नॉर्मल ये एक डेली वर्क, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं तो आप स्टडी कर रहे हैं, तो अब आप कहते हैं सर हम तो स्टडी कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। तो नहीं बेटा, इस काम की फिजिक्स में कोई वैल्यू नहीं है। फिजिक्स इस वर्क को एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक, या आप बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं, आपके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं, तो आप फ्री नहीं बैठे, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बट फिजिक्स कह रही है नहीं ये वर्क नहीं है। तो फिर फिजिक्स के अंदर कौन सा वर्क है जो एप्लीकेबल है, जिस वर्क को हम स्टडी करेंगे? तो याद रखिएगा बच्चे, फिजिक्स के अंदर जो हम वर्क स्टडी करेंगे वो ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड वर्क। ठीक, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। The product of force and displacement is called work. The product of force, the product of force and displacement is called, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम वर्क बोलते हैं। ठीक हो गया, विच इज कॉल्ड वर्क। अब ये एक डेफिनेशन तो ये हो गई। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो मैंने इसके ऊपर ये लेफ़्ट फोर्स लगाई तो ये लेफ़्ट चला गया। ये मार्कर है, मैंने इसके ऊपर राइट फोर्स लगाई, ये राइट चला गया। मैंने अपवर्ड फोर्स लगाई, अपवर्ड चला गया। मैंने डाउनवर्ड फोर्स लगाई तो ये डाउनवर्ड चला गया। तो देखिए फोर्स लगाने से ये मार्कर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो फिजिक्स कहती है ये वर्क है। ठीक है, ये कुर्सी है, उस कुर्सी को घसीट के मैं यहाँ ले आता हूँ, तो कुर्सी के ऊपर जो मैंने फोर्स लगाई और उसने अपनी जगह जो चेंज कर ली है, दिस इज कॉल्ड वर्क। ठीक, तो फिजिक्स बच्चे इस वर्क को मानती है। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि क्या है वर्क? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क होता है। ये ऑब्जेक्ट था जिसका मैस m था, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये यहाँ से कहाँ चला गया? वहाँ चला गया। मान लेते हैं दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी। ठीक, तो ए से बी चला गया तो ये वर्क हो गया। फिजिक्स इस वर्क की बात करती है। तो क्या सर इसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी है? बिल्कुल है बच्चे। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, W इज इक्वल टू, हमने अभी जिसको खुद जो डिफाइन किया वर्क क्या है, हमने बोला वर्क इज इक्वल टू, इसको हम W से डिनोट करते हैं, F.D। ठीक हो गया। अब बच्चे मज़ीद आगे बढ़ने से याद रखिएगा कि वर्क का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है। ठीक, वर्क का यूनिट जाउल होता है, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो जो न्यूटन मीटर है ये यूनिट है किसका? वर्क का। इसको हम क्या बोलते हैं? जाउल। अब आपसे कोई बोले कि सर आप क्या करिए, डिफाइन करिए 1 जाउल को, डिफाइन 1 जाउल, तो आप क्या कहेंगे? आप इसको यूँ डिफाइन करेंगे, सर इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं एंड बॉडी क्या मूव करता है? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मूव करता है या 1 मीटर का डिस्टेंस मूव करता है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है, डेट इज कॉल्ड 1 जाउल वर्क। डेट इज कॉल्ड 1 जाउल वर्क। तो इस बात को बच्चे अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए कि इफ़, मैं इसको बल्कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपसे कि पूछे कि डिफाइन 1 जाउल, तो आप बच्चे इसको क्या डिफाइन करेंगे? आप इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करेंगे, इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन
एंड बॉडी मूव्स कितना 1 मीटर, बॉडी कितना मूव करेगी 1 मीटर, कहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, कॉल्ड 1 जॉउल। इसको बच्चे हम क्या बोलेंगे 1 जॉउल बोलेंगे। आप यूं भी लिख सकते हैं मूव्स 1 मीटर डिस्टेंस, मूव्स 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल बच्चे हमको कुछ चीज़ें बेसिक तो समझ आ रही हैं। अब क्या सर ये वेक्टर है या स्केलर, तो याद रखिएगा बच्चे जॉउल जो है ये या वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 20 न्यूटन फोर्स लगी है, तो 20 हमारे पास क्या है न्यूटन में, ठीक है, 20 न्यूटन, ठीक। अब कहाँ लगी है, अलॉन्ग द ईस्ट लगी है, वेस्ट लगी है, साउथ लगी है, हमने नहीं बोला। तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि वर्क क्या है, ये स्केलर है, ठीक। तो बहरहाल बच्चे इससे आगे हम मज़ीद बढ़ें तो हम एक और काम करेंगे कि हमको यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसकी डायमेंशन भी निकालनी है, वो आप खुद निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायमेंशन नहीं निकालेंगे। हम बच्चे आप मतलब सिंपल है, एफ और डी की आप वैल्यूज़ पुट करके डायमेंशन वर्क की निकाल सकते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम थोड़ा स्पेसिफिक केस पे चलते हैं। हम कह रहे हैं कि फोर्स की तो सारी वर्क की तो ये डेफिनेशन भी है जो ऊपर हमने लिखी है। सर वो क्या है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम ये बोल रहे हैं कि वर्क को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। सर वो कैसे, हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आल्सो वर्क। याद रखिएगा बच्चे हम यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है, याद रखिएगा हम कह रहे हैं जो हम यहाँ पे फोर्स लेने वाले हैं वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स से मुराद एक ऐसी फोर्स है जो मैग्नीट्यूड में भी चेंज ना हो रही हो और डायरेक्शन में भी चेंज ना हो रही हो, उस फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। हम ये जो फार्मूला पढ़ेंगे W = F.D, ये बच्चे प्योरली किसके लिए है, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। अगर ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स के लिए होगा तो हम ये वाला फार्मूला इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे, उसको किसी और टर्म में यूज़ करेंगे। तो बहरहाल बच्चे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है बॉडी उसी डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। ये डस्टर है, इसके ऊपर राइट फोर्स लगी, ये राइट गया, लेफ्ट फोर्स लगी, ये लेफ्ट गया। लेकिन अब बच्चे देखिए ये डस्टर यहाँ पे पड़ा था लेकिन फोर्स अपवर्ड लग रही थी, लेकिन ये डस्टर कहाँ जा रहा है, ये तो आगे जा रहा है, ये डस्टर तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बॉडी उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, बॉडी तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जा रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने फोर्स को 2 हिस्सों में बच्चे रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स को कितने हिस्सों में रिजॉल्व कर लेंगे, 2 हिस्सों में। एक जो अलॉन्ग द वर्टिकल होगा उसको हम Fy बोलेंगे, और एक अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो मतलब अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल जिसको हम क्या बोलेंगे, Fx बोलेंगे। मान लेते हैं इस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। वो उस केस में अगर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्ट ये बड़ा बना तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिस तरह अकॉर्डिंग टू बुक है। तो हम इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, ठीक हो गया बच्चे। तो हमने ये कर लिया, तो ये मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया था, ठीक हो गई। दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज एंगल थीटा। तो अब हमने बोला कि जो फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक F का Fx और दूसरा उसका Fy, ठीक। तो हमने कहा कि बॉडी कहाँ जा रहा है, तो वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जा रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है d, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कौन सा कंपोनेंट जो उसको आगे लेके जा रहा है, तो उसको कौन लेके जा रहा है, Fx।
तो डी और एफ एक्स का बच्चे जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, क्योंकि जो वर्क हो रहा है आपको क्लियर नजर आ रहा है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है, वाई नहीं हो रहा। अगर अलोंग द वाई हो रहा होता तो फिर हम वो वाला कंपोनेंट लेते। ठीक, सो याद रखिए बच्चे हमने यहाँ पे यही बोला प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स के फोर्स का वो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को भी हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट को हम वर्क बोलेंगे। तो बच्चे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, W इज इक्वल टू एफ कौन सा कंपोनेंट, एफ एक्स, साथ क्या आ जाएगा डी। अब बच्चे हमने क्लियरली पता है कि एफ एक्स हम निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, कास थीटा, और कास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, ठीक, तो उसके हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर पीछे जिस साइड पे थीटा होता है वो बेस होती है, तो ये वाली साइड क्या बन गई, बेस की, एफ एक्स, हाइपोटेनियस क्या है एफ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एफ कॉस थीटा। तो वैल्यू बच्चे उठा के यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और साथ क्या आ जाएगा डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक, अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है बच्चे, इस एफ कॉस थीटा का इसका मतलब ये है कि ये एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इक्वल आया है किसके, एफ कॉस थीटा के। एफ कॉस थीटा हिस्सा एफ का है लेकिन इसकी डायरेक्शन वो नहीं है जो एफ की है, इसकी डायरेक्शन वो है जो डी की है। मतलब एफ एक्स कहाँ लेके जा रहा है बॉडी को, अलोंग द डी लेके जा रहा है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट लेके जा रहा है। ये एफ एक्स की हिस्सा एफ का ही है लेकिन वो अलोंग द एफ नहीं है बल्कि अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्लियर, तो एफ कॉस थीटा का यहाँ पे ये मतलब है, ये प्रोजेक्शन है एफ कॉस थीटा, ठीक है, किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, किसकी, एफ की। सो बहरहाल बच्चे अब हम थोड़े से केसेस देखेंगे कि हाँ ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया। तो बच्चे 3 केसेस हैं, अगर हमारे पास वर्क क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, वर्क हमारे पास नेगेटिव भी होगा और वर्क हमारे पास क्या होगा, जीरो भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव वर्क को। ठीक है, तो वर्क के लिए 3 केस हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क या पॉजिटिव वर्क। ठीक, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अगर बच्चे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे है लाइक दिस, ठीक, आप इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मैस मूव कर रहा है। तो आपके पास इन दोनों में एंगल कितना हो गया, 0। तो बच्चे यहाँ cos थीटा की जगह क्या आएगा, 0 डिग्री, cos 0 पे क्या होता है 1, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, एफ डी, और ये मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है बच्चे, हम कहते हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो जब उस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो रही है मतलब उसके पास उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर जा रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो फोर्स लग रही है तो गाड़ी तभी तो उधर उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है। तो जब गाड़ी की बच्चे वेलोसिटी बढ़ रही होती है, मतलब स्पीड बढ़ रही होती है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, उस केस में भी वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बच्चे वो घास काटने वाली मशीन होती है, आप उसको यूं आगे लेके जा रहे होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक, सो वो भी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। या हम एक और एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेट, ये कौन सी है, इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, दूसरी एक और प्लेट है, इस पे चार्ज कौन सा है सर, नेगेटिव, फील्ड कहाँ है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव, हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया। तो अब देखिए कि कहाँ जाएगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये उधर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी इसके ऊपर लग रही है, तो यहाँ पे भी बच्चे वर्क कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन वेरी शॉर्ट बच्चे यहाँ एंगल आपको कहाँ नजर आए, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के दरमियान नजर आए, मतलब 90 से कम हो और 0 से बड़ा हो, वहाँ पे वर्क कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। अब सर दूसरा केस है,
जहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्क इसके वर्क के बारे में। कौन सा वर्क सर? नेगेटिव वर्क। तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो इसको हम रेस करते हैं और हम पढ़ेंगे नेगेटिव वर्क के बारे में। तो बच्चे नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क उस वक्त होता है जब बच्चे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ना हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डस्टर है, इसको मैं ये ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये ऊपर, इज इट क्लियर? लेकिन देखिए ग्रेविटी की फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर है, लेकिन ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है? वो डाउनवर्ड लग रही है। तो देखें आप यहाँ पे एंगल कितना हुआ, मतलब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड। और मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कहाँ करा रहा हूँ? ऊपर करा रहा हूँ। मेरी फोर्स भी ऊपर है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। मेरी फोर्स की नहीं, ग्रेविटी की फोर्स है, उसकी वजह से वर्क डन की बात हो रही है। तो ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक बच्चे, और हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा सर? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास cos 180 पे क्या होता है? -1। तो यहाँ पे आएगा -f। अच्छा चले मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल गाड़ी जा रही है और ड्राइवर ने क्या कर दी हैं? ब्रेक्स लगा दी हैं। अब जब ड्राइवर ने बच्चे ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो अब क्या होगा? अब गाड़ी देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट आगे ही है, लेकिन फोर्स कहाँ लगना शुरू होगी है? पीछे की तरफ। तो अब यहाँ पे भी एंगल कितना होगा? 180 वर्क नेगेटिव होगा। अच्छा आप जो ग्राउंड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन होती है, आप आगे चल रहे होते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट आगे होता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही होती है? पीछे लग रही होती है। तो आप आगे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे है आपका, फोर्स फ्रिक्शन की वजह से कहाँ लग रही है? पीछे की तरफ लग रही है। तो आपका वर्क कौन सा हुआ? नेगेटिव हुआ, ठीक। ये चले एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने कहा था कि एक प्लेट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। एक प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। हमने यहाँ पे रखा है एक टेस्ट चार्ज। अब क्या होगा बच्चे? इस टेस्ट चार्ज को हम इधर लेके आ रहे हैं, उधर नहीं लेके जा रहे, इधर लेके आ रहे हैं। तो जब हम उसको डिस्प्लेसमेंट इधर कर दे रहे हैं, फोर्स कहाँ की लग रही है? उधर की। तो एंगल कितना हुआ? 180। तो फिर भी वर्क क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो बच्चे ये सारे केस आप याद रखेंगे, ठीक। अब बच्चे हम पढ़ेंगे वर्क जीरो कब होगा, ठीक। तो जीरो वर्क की बात हो रही है। तो जीरो वर्क उस वक्त होता है, अब आपने ये देखा कि जब एंगल कितना था? 0 से 90 वर्क पॉजिटिव, 90 से 180 पे आए तो वर्क क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक। अब हम जीरो वर्क की बात करते हैं तो मुझे 90 डिग्री पे वर्क जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ जनरली ना वर्क जीरो कब होगा। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जब हमारे पास वर्क फार्मूला के FD cos थीटा, cos ने कहाँ पे जीरो होना है? 90 पे। तो 90 डिग्री पे हमारे पास क्या होना है? वर्क जीरो होना है। अगर हमारे पास बच्चे फोर्स जीरो हुई तो वर्क फिर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो फिर भी वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं कि ये एक दरवाज़ा है, ठीक हो गया, और इस दरवाजे को ना बच्चे, ये दरवाज़ा लाइक दिस, इस दरवाजे को ना यूं खोलना है उस साइड पे, यूं इस दरवाजे को यूं खोलना है इस साइड पे। अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ इस दरवाजे के ऊपर इधर, हालांकि मुझे फोर्स इधर लगानी चाहिए ताकि दरवाज़ा यूं खुल जाए, लेकिन मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ। तो जब मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दरवाजे ने जाना उधर है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, एंगल कितना हुआ? सर ये तो 90 हो रहा है। तो जब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो 90 पे दरवाज़ा नहीं घूमेगा, ठीक है। तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि काज क्या आ जाएगा? 90 और वर्क क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक। ये ऐसी ही है जैसे ये मार्कर है, ठीक, सॉरी ये मेरे पास डस्टर है और इस डस्टर को मैंने हाथ में उठाया हुआ है, ठीक। ये मैंने कोई चीज़ है वो मैंने अपने सर पे रखी हुई है और मैं उसको लेके आगे जा रहा हूँ, ठीक। तो अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? आगे की तरफ है। फोर्स कहाँ है? जो उसके ऊपर लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। तो एंगल कितना हुआ? 90। तो उसके इस ऑब्जेक्ट के लिए वर्क क्या हो गया? जीरो हो गया। बहरहाल बच्चे ये जो केसेस बताए गए हैं ये बहुत सिंपल से हैं, मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा आप डेप्थ में मत, बल्कि आप यूँ बोलिए, इसको आसान कीजिए, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन इन
क्लोज पाथ, बच्चे किसी भी क्लोज पाथ के अंदर वर्क क्या होता है, जीरो होता है। ये देखिए क्लोज पाथ है, ये कौन सा पाथ है, क्लोज पाथ है, ये कौन सा पाथ है, क्लोज पाथ है। कोई भी क्लोज पाथ होगा वहां पे वर्क जीरो होगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, कहीं पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी उसकी वजह से भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जितना भी काम हुआ बच्चों, ये याद रखिएगा ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स हुआ है। और इस पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, होपफुली कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।